हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारस भाटिया। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल अकाउंटिंग। तो आज हम अपने इस अकाउंट सब्जेक्ट का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट देयर इज अ लिटिल चेंज इन इट। हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हम एनपीओ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स का टॉपिक। ये इसलिए है क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर्स का जो चैप्टर है वो एनपीओ से काफी ज्यादा छोटा भी है और काफी ज्यादा आसान भी है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक जाना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर के मीनिंग को हिंदी में समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है इशू। इशू का मतलब होता है ऑफर करना सिक्योरिटीज को। अब सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है तो ऑब्वियसली एक कंपनी करेगी, और डिवेंचर्स अगर हो रहे हैं तो मतलब जनरल पब्लिक को वो अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है। इसलिए इशू को अगर हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इशू इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जैसा कि आप सभी को पता है वो लोग होते हैं जो एक कंपनी की सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको अर्निंग्स और भी ज्यादा हो सके। और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है होने वाले। तो होने वाले इन्वेस्टर्स वो लोग जो अभी हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स नहीं है, पर इस बार जब कंपनी ने सिक्योरिटीज को इश्यू किया है वो लोग सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे और हमारे इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। तो अभी नहीं है, हो जाएंगे, इसलिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यानी कि होने वाले इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि मैंने बताया, इशू को हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। सेकंड वर्ड ऑफ। ऑफ का मीनिंग सबको मालूम होता है, बेसिक इंग्लिश का। फिर आ जाता है डिवेंचर्स वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारे चैप्टर का है। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिवेंचर एक सिक्योरिटी होती है, डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कंपनी इशू करती है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। is an instrument issued by a company on long term बेसिस। लंबे समय के लिए जब सिक्योरिटी को इशू करती है एक कंपनी तो उन्हें बोला जाता है डिबेंचर्स। पर लेकिन लंबे समय के लिए तो शेयर्स भी इशू होते हैं। पता कैसे लगेगा कि शेयर्स इशू हुए हैं या डिबेंचर्स? शेयर्स में क्या होता है, हम लोग अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा देते हैं और जिसका भी दिल होता है वो आके हमारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो अगर डिवेंचर्स की एक इजी, एक बेसिक डेफिनेशन हम बनाएं और बोलें तो वो होगी लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इसे बोला जाता है डिवेंचर्स। तो ये था हमारे इस चैप्टर का हिंदी में कन्वर्ट करके मीनिंग, ट्रांसलेट करके हिंदी में मैंने आपको मीनिंग बताया। मुझे उम्मीद है आप लोग को चैप्टर का मीनिंग समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार आप इस सबको अच्छे से देख सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको रब करता हूं। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ही बेसिक है, वो आप लोग को पता होगी भी सही इन जनरल, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिवेंचर्स जब एक कंपनी इशू करती है, डिवेंचर्स इशू जब करती है एक कंपनी, व्हेन इशूड,
इशूड बाय अ कंपनी, मतलब कि कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू, डिबेंचर्स को इशू करके जनरल पब्लिक से लोन लिया है। अब हम लोग कभी बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं, कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी भी इंटरेस्ट पे करेगी। उस इंटरेस्ट को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में कूपन रेट। कूपन रेट ये एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो एक कंपनी पे करती है when debentures are issued to the debenture holders as an income। इसे बोला जाता है कूपन रेट। ये पहले से ही प्री डिटरमाइन किया जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट में जब एक कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही होती है। तो कूपन रेट की अगर एक डेफिनेशन बनाई जाए तो क्या होगी? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट given by a company to the debenture holders। ये कूपन रेट की एक डेफिनेशन हो सकती है। कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो चाहे 9% हो चाहे 10% हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमें क्वेश्चन में बता रखी होगी। हम ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी क्वेश्चन में कितनी भी हो सकती है, 6%, 8%, कितनी भी हो सकती है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है जब डिबेंचर इशू हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अपने अभी तक हमने डिबेंचर्स को एक बेसिक लेवल पे समझा है, बेसिक लैंग्वेज में समझा है, बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में, लेकिन हमें उसे एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने डिबेंचर्स के मीनिंग पर, जो कि हम टेक्निकली करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार डिबेंचर होल्डर्स का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। डिबेंचर होल्डर्स आप लोगों ने शेयर होल्डर्स का मतलब तो बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर बुक्स में कई बार नहीं आता है। तो डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? जब एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, जो इन्वेस्टर्स डिबेंचर को परचेज करते हैं, जो अपना पैसा डिबेंचर्स में लगाते हैं, उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंपनी की सिक्योरिटीज को होल्ड करेंगे। उनको कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स। तो दोज पीपल हु होल्ड दी debentures as a security which is issued by a company। ये है डिबेंचर होल्डर्स का मीनिंग। हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि होगा मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। अब हम उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। A debenture is an instrument or written acknowledgement
issued by a company against the borrowings. A debenture is an instrument. डिबेंचर जो है वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सिक्योरिटी होता है जो कंपनी ऑफर करती है इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। या हम डिबेंचर को एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी डिबेंचर इशू करती है कंपनी तो वो राइटिंग में देती है। एक्नॉलेजमेंट मतलब बताना, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है बताना, यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट के थ्रू कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बताती है कि हमने आपको डिबेंचर्स इशू करके दिए हैं, इसलिए उससे बोला जाता है रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, यानी लिखित में बताया जाता है। इशूड बाय अ कंपनी, एक कंपनी इशू करती है अगेंस्ट दी बोरोइंग्स। कंपनी अगर पैसा लेती है लोगों से तो मतलब बोरोइंग्स कर रही है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है ये बोरोइंग्स, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो बोरोइंग्स के अगेंस्ट जब कंपनी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लोगों को बताती है, लिखित रूप से बताती है कि हमने आपसे पैसा लिया है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है, जिसमें हम आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, उसे बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में डिबेंचर। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये डेफिनेशन समझ आई होगी। एक बार आप इसको देखिए, फिर हम आगे प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। इस टॉपिक में क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। वेंडर का मतलब होता है सेलर। वेंडर का क्या मतलब होता है, सेलर। इसमें ये नहीं होता कि मतलब हमने अगर कोई भी एसेट परचेज किया है या कुछ भी हमने बिजनेस के लिए परचेज किया है तो हम अपने वेंडर को, जिसे हमने खरीदा है वो तो वेंडर ही है ना, सेलर ही है, उसको डिबेंचर्स इशू कर देंगे। मतलब 100 रुपए के पीछे भी डिबेंचर्स इशू कर देंगे। जब बहुत ही एक हैंडसम अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, तब वेंडर को डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। और वो वेंडर किसी गुड्स का वेंडर नहीं होता जिसमें हम डील करते हैं। वेंडर होता है जब हम उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब किसी और का बिजनेस है और वो हम टेक ओवर कर लेते हैं, तब हम उसको डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। और उस टॉपिक को बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू दी वेंडर। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वो हम अब पढ़ते हैं। मैं पहले इसको इरेज करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी वेंडर से, किसी भी सेलर का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो सबसे पहली चीज उसके एसेट्स आपके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज आपकी लाइबिलिटीज। मतलब अगर हम उसके एसेट्स को टेक ओवर करेंगे तो हमारे एसेट्स एक फॉर्म में बढ़ेंगे, क्योंकि हम उसको प्राइस पे करेंगे। कोई फ्री में तो अपना बिजनेस देगा नहीं, तो हम उसको प्राइस पे करेंगे। इसलिए मतलब एक तरह से हो गया हम ही एसेट्स परचेज कर रहे हैं। और एसेट्स का आपको पता है इंक्रीज होते हैं तो डेबिट बैलेंस एंट्री होती है। एसेट एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। टू लाइबिलिटीज अकाउंट,
लाइबिलिटीज अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मान लीजिए कि हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा है और उसके एसेट्स हमने लिए हैं 10 लाख के, एसेट्स लिए हैं 10 लाख के, और लाइबिलिटीज जो हमने उसकी टेक ओवर करी हैं, लाइबिलिटीज हमने उसकी ली हैं 4 लाख की। तो आइडली जो हमें उसे पैसा देना चाहिए, क्योंकि हमने उसके 10 लाख के एसेट्स ले लिए, हमारा फायदा हुआ, हमने उसकी 4 लाख की लाइबिलिटीज भी अपने ऊपर ले ली, तो हमारा एक तरह से लॉस ही है। तो हमें अब उसको पे करने चाहिए। अगर हम बोले कितना पे करना चाहिए, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, तो टू वेंडर जो भी नाम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 6 लाख। ऐसा इसलिए हुआ है, वेंडर अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि अभी हम उसको पैसा पे नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी लाइबिलिटी वेंडर की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, हमें अभी उसको पैसे देने हैं या डिबेंचर्स इशू करने हैं, जो भी होगा हम नेक्स्ट एंट्री में पढ़ेंगे। ये तो हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें इस चीज को बोला जाता है 6 लाख जो मैंने आपको बताया, इसको बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मैंने यही तो किया, 6 लाख कैसे आया, एसेट्स थे 10 लाख के, लाइबिलिटीज थी 4 लाख की, 10 लाख माइनस 4 लाख, परचेज कंसीडरेशन आ गई 6 लाख। ओके, देखिए एक बार आप इसको। इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर का मतलब मैंने आपको बताया कि सेलर, और ये वो सेलर है जिसका हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन। और दूसरा केस, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज गिवन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने कवर किया पहला केस, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन, क्योंकि वहां पर हमारे एसेट्स थे 10 लाख, हमारी लाइबिलिटीज थी 4 लाख, और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने अपने हिसाब से परचेज कंसीडरेशन निकाला। अपने हिसाब से निकाला मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो ये पहला केस हो गया व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन। जब गिवन ना हो और हमें खुद निकालनी हो तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तभी 10 लाख माइनस 4 लाख करके हमारा आ गया था परचेज कंसीडरेशन 6 लाख। इतना हो गया। आप एक बार इसको देखो, फिर हम आगे करते हैं। सेकेंड केस करने से पहले मैं आपको एक बार परचेज कंसीडरेशन का मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि जब तक वही नहीं पता होगा हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन
अगर हम इसे वर्ड बाय वर्ड देखें तो पहला वर्ड है इसमें परचेज, मतलब हमने परचेज करी है वेंडर से, सेलर से हमने परचेज किया है। क्या हमने परचेज किया है? सेलर का बिजनेस जो था वो टेक ओवर कर लिया, मतलब सेलर का, किसी दूसरे सेलर का हमने बिजनेस परचेज कर लिया, इसलिए यहां आया परचेज वर्ड। और सेकंड वर्ड है हमारे पास कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है जब हम कोई चीज ले रहे हैं तो बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, इसे बोलते हैं कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम किसी वेंडर का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, हम उसका बिजनेस ले रहे हैं, तो हम भी तो उसे कुछ देंगे, कोई भी फ्री में अपना बिजनेस तो हमें दे नहीं देगा, इसलिए हम उसको कुछ भी, हो सकता है हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर दें, हो सकता है कैश के थ्रू कर दें, हो सकता है अपना कोई बिल ऑफ एक्सचेंज उसे एंडोर्स कर दें, या फिर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, हम डिबेंचर्स इशू करके वेंडर को दे दें। अब हम अपना नेक्स्ट केस जो है व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज गिवन वो आगे कर सकते हैं। सेकेंड केस है हमारा व्हेन परचेज कंसीडरेशन is given in the question। इसमें क्या होता है, हमें यह भी बताया होता है कि हम एसेट्स कितने वैल्यू के टेक ओवर कर रहे हैं जिस वेंडर से हम ले रहे हैं, एसेट्स भी बताया होगा, लाइबिलिटीज भी बताई होंगी कि हम उसकी कितनी लाइबिलिटीज हम टेक ओवर कर रहे हैं, और ये भी बताया होगा कि हमें उसे कितने पैसे देने हैं। पिछले केस में एसेट्स बताए थे प्लस लाइबिलिटीज बताई थी, तो परचेज कंसीडरेशन हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के फॉर्मूले से खुद निकाल दिए, लेकिन इस बार परचेज कंसीडरेशन भी बताई होगी हमें। इस केस के अंदर फर्दर दो केस आ जाएंगे। एक बार आप इस चीज को देख लो कि एसेट्स भी बताए होंगे, लाइबिलिटीज भी बताई होंगी, और कितना अमाउंट वेंडर को पे करना है ये भी बताया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक का टॉपिक समझ आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होगा, पहला केस इसी में जब परचेज कंसीडरेशन हमें गिवन है उसी में दो केस हैं, उसका पहला केस हम करते हैं। कई बार हमें बता रखा होगा एसेट्स हमने लिए हैं, एक वेंडर से एसेट्स टेक ओवर करे हैं 20 लाख के, लाइबिलिटीज हमने वेंडर की टेक ओवर करी हैं 8 लाख की। तो अगर परचेज कंसीडरेशन गिवन ना होता क्वेश्चन में तो हम अपने आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके परचेज कंसीडरेशन निकाल लेते 12 लाख और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देते 12 लाख से। लेकिन इसमें हमें परचेज कंसीडरेशन भी गिवन है, कितनी गिवन है 15 लाख, हमें देनी कितनी थी 12 लाख अगर देखा जाए, क्योंकि 20 लाख के हमने एसेट्स लिए, 8 लाख की हमने लाइबिलिटीज ले ली, तो हमें तो उसको 12 लाख ही देने चाहिए, लेकिन हम उसको दे रहे हैं परचेज कंसीडरेशन 15 लाख रुपए की। तो मतलब 3 लाख रुपए का, अगर आप सोचो 3 लाख रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। अब हम इसको जर्नल एंट्री में डालकर देखते हैं क्या होगी इसकी जर्नल एंट्रीज। इसी केस में जिसमें हमारे एसेट्स थे 20 लाख के जो हमने वेंडर से लिए, लाइबिलिटीज वेंडर की टेक ओवर करी 8 लाख की। आइडली अगर परचेज कंसीडरेशन गिवन ना होती तो हम वेंडर को पे करते 12 लाख रुपए, लेकिन इसमें हमें परचेज कंसीडरेशन गिवन थी 15 लाख रुपए, 12 लाख देने थे, 15 लाख दिए, तो लॉस कितने का हुआ 3 लाख का। अब उसकी जर्नल एंट्री देखो, एसेट्स लिए, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट,
कितने से? 20 लाख से। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस टू लाइबिलिटीज अकाउंट 8 लाख से क्रेडिट। परचेज कंसीडरेशन कितनी गिवन है? 15 लाख। तो वेंडर को कितने से क्रेडिट करेंगे? 15 लाख से। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा डेबिट हो रहे हैं 20 लाख रुपए, क्रेडिट अभी तक हो चुके हैं 8 लाख और 15 लाख 23 लाख रुपए। और ये तो डुअल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि डुअल कॉन्सेप्ट जो अकाउंट्स का होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है, वो कहता है जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो डेबिट हो रहे हैं 20 लाख, क्रेडिट हो रहे हैं 23 लाख, तो 3 लाख रुपए और डेबिट होने चाहिए कहीं ना कहीं। मैंने आपको ये बताया था कि 15 लाख हम उसको दे रहे हैं, हमें उसको देने हैं, जबकि आइडियली देने कितने चाहिए थे? 12 लाख। लॉस कितने का हुआ? 3 लाख का। तो हम डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट को, डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये कैश फ्लो के चैप्टर में आपको आगे पता लगेगा, या शायद पता भी हो अभी, कि गुडविल के लिए, गुडविल एक हमारी इंटेंजिबल एसेट है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है 26। उसमें साफ साफ लिखा है कि एनी एक्सेस पेमेंट मेड ओवर नेट एसेट्स एक्वायर्ड इज गुडविल। तो देखो, एसेट्स हमने लिए 20 लाख के, लाइबिलिटीज ली 12 लाख की, देने चाहिए थे उसे हमें 12 लाख, दे रहे हैं 15 लाख। तो हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं ना नेट एसेट्स एक्वायर्ड पे। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। उस पे एक्सेस पेमेंट जो करते हैं वो गुडविल होती है हमारी। क्या होती है? गुडविल। ये कौन कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये हमारे परचेज कंसीडरेशन इज गिवन का पहला केस कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केस करते हैं इसका। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अब तक ये नोट कर चुके होंगे। व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज गिवन का हम पहला केस कर चुके हैं, लेकिन दूसरा केस करने से पहले मैं एक बार आपको केस 1 में जो हमने गुडविल के बारे में पढ़ा उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। एनी एक्सेस पेमेंट मेड over the value of net assets acquired is termed as goodwill। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये कहां लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। और इसका डेबिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया हमने देने थे 12 लाख, जबकि हम लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो क्रेडिट किया, क्योंकि लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी एक्सेप्ट हो रही है 15 लाख की, जबकि देने हैं 12 लाख, लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का, और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इतना एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम सेकंड केस पे चलते हैं। अब हम अपने सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस में क्या होगा? एसेट्स आपको क्वेश्चन में बता रखे होंगे, जैसे पिछली बार की तरह बताया है। लाइबिलिटीज भी आपको
क्वेश्चन में ही बता रखी होंगी, वो भी पिछले केस में था। और परचेज कंसीडरेशन भी बता रखा है कि हमने वेंडर के अगेंस्ट अपनी कितनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी है, मतलब हम इन फ्यूचर वेंडर को कितने पैसे देंगे, वो भी हमें बता रखा है। पिछला केस हमने किया, परचेज कंसीडरेशन जो है वो हमें जो पेमेंट करनी थी उससे ज्यादा गिवन थी, तो ऑब्वियसली इस बार क्या केस होगा, परचेज कंसीडरेशन जो हम लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वेंडर की अपने ऊपर, वो जो हमें पेमेंट देनी है उससे कम होगी, और कम होगी तो मतलब हमारा फायदा हो रहा है। और अगर आप सोचो तो हम बिजनेस रोज रोज तो टेक ओवर करेंगे नहीं, किसी का अपना काम है भाई, हम लोग अपना ही काम करेंगे, रोज थोड़ी किसी का बिजनेस टेक ओवर करेंगे। तो ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट रोज रोज नहीं होते उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। एक बार आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो, फिर मैं आपको फिगर्स की हेल्प के साथ बताता हूं। चलिए, एसेट्स मान लीजिए हमें गिवन है 15 लाख के, कितने 15 लाख के जो हमने वेंडर से टेक ओवर करे हैं। लाइबिलिटीज हमने उसकी कितनी टेक ओवर करी हैं, 4 लाख की। अगर कुछ ना होता क्वेश्चन में तो ये पहला केस बन जाता, कुछ परचेज कंसीडरेशन गिवन ही नहीं है, तो हम वेंडर को कितने से क्रेडिट कर देते, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 15 लाख माइनस 4 लाख 11 लाख। लेकिन परचेज कंसीडरेशन गिवन है 9 लाख रुपए। काफी हद तक आप लोग को पता लग गया होगा। देन एसेट्स एक्सेप्ट किए 15 लाख के, लाइबिलिटीज ली 4 लाख की, तो देने कितने चाहिए थे, 11 लाख रुपए। देने कितने चाहिए थे, 11 लाख रुपए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। लेकिन हम उसको दे कितने रहे हैं, मतलब दे तो अभी नहीं रहे, हम वेंडर की लाइबिलिटी कितने की एक्सेप्ट कर रहे हैं, 9 लाख रुपए की। देने हैं 11 लाख, लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं 9 लाख, तो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है। और ये रोज रोज होने वाला प्रॉफिट तो है नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। हो कितने का रहा है प्रॉफिट, देने कितने चाहिए थे 11 लाख, लाइबिलिटी कितने की एक्सेप्ट हुई 9 लाख, कितने का फायदा हो गया 2 लाख। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। एक बार इन फिगर्स को अपने माइंड में रखिए, फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। मैं इन फिगर्स को रब कर रहा हूं, एक बार आप लोग भी इन फिगर्स को अच्छे से देख लीजिए। जर्नल एंट्री दो केसेस में बता चुका हूं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स होंगे डेबिट। एसेट्स क्या होंगे, डेबिट। एसेट्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, एक बार रब कर लेते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने थे एसेट्स, 15 लाख, डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज कितनी टेक ओवर करी, 4 लाख। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। आइडली हमें वेंडर की लाइबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी 11 लाख की, तो वेंडर को क्रेडिट करना चाहिए था 11 लाख। लेकिन इस केस में हमें परचेज कंसीडरेशन गिवन है, परचेज कंसीडरेशन गिवन है 9 लाख रुपए की, तो टू वेंडर 9 लाख। ये एंट्री करी, फिर से डुअल कॉन्सेप्ट बुरा मान जाएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट तो हो रहे हैं 15 लाख, क्रेडिट अभी तक हो रहे हैं 13 लाख रुपए। 4 लाख लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी, वेंडर की कितनी लाइबिलिटी बता रखी है 9 लाख रुपए की, तो
2 लाख रुपए से और कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होना ही चाहिए। मैंने आपको बताया 11 लाख रुपए की हमें वेंडर की लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। एक्सेप्ट करी कितनी? 9 लाख की। 2 लाख का सीधा सीधा फायदा हो गया, प्रॉफिट। और ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, क्योंकि ये रोज रोज होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसलिए क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपए से। बैलेंसिंग फिगर, गुडविल में भी बैलेंसिंग फिगर डाली, कैपिटल रिजर्व में भी बैलेंसिंग फिगर डाली, और पहला केस जहां पर परचेज कंसिडरेशन गिवन ही नहीं थी वहां भी बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। तो इतना कुछ खास ये टॉपिक टफ है नहीं। एक बार आप लोग इस चीज को देख लो, और मुझे उम्मीद है आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। फिर हम इसे पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारी क्लास को एंड करने से पहले एक बार हम इस प्रैक्टिकल टॉपिक का, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, इस टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। टॉपिक का नाम इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। तो पूरा नाम लिखते हुए मैं ये लिख देता हूं सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर का मतलब सेलर। वेंडर का क्या मतलब हुआ? सेलर। वो इंसान हम जिसका बिजनेस ओवरटेक कर रहे हैं, जिसका बिजनेस हम ओवरटेक कर रहे हैं। इस टॉपिक में 2 केसेस होंगे। पहला केस, when purchase consideration is not given, और सेकंड, when purchase consideration is given। when purchase consideration is no given जब होगा तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वाला केस है। क्वेश्चन में क्या दिख रहे होंगे? एसेट्स दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? लायबिलिटीज दिख रही होंगी, और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में होगी कि हम वेंडर को कितने डिबेंचर्स, कितने परसेंट डिबेंचर्स, उनकी क्या फेस वैल्यू है, वो किस हिसाब से इश्यू कर रहे हैं। वो आगे का इसका टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आपके पास आएगी। फिलहाल के लिए ये देखिए, इसमें एसेट्स गिवन होंगे सिर्फ और लायबिलिटीज गिवन होंगी। परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो हम परचेज कंसीडरेशन तो हमें चाहिए, क्योंकि वेंडर को हमें क्रेडिट करना है। जब हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे, वेंडर का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, वेंडर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वेंडर के अगेंस्ट हम लायबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, तो वेंडर क्रेडिट करना है, उसके लिए परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला, परचेज कंसीडरेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके सीधा सीधा परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा, और उससे हम वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान केस था, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालनी और वेंडर के आगे लिख देनी है। मेन है ये वाला केस जो अक्सर आ जाता है। इसके अंदर फर्दर 2 केसेस थे। एक केस में ये था कि हमने वेंडर के एसेट्स हमें गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, और परचेज कंसीडरेशन भी गिवन है। पहले क्या होगा? एसेट्स मान लीजिए आप लोग को गिवन है 20 लाख, लायबिलिटीज गिवन है 5 लाख। तो अगर क्वेश्चन ना भी बोलता, पहले केस को ध्यान में रखते हुए हम ये तो पता कर सकते हैं कि परचेज कंसीडरेशन होनी कितनी चाहिए थी। तो परचेज कंसीडरेशन होनी चाहिए थी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से 15 लाख रुपए, लेकिन हमें उन्होंने परचेज कंसीडरेशन जो है रुपए, मतलब 15 लाख की लायबिलिटी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, 17 लाख की लायबिलिटी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी 15 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। ये लॉस भी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि रोज रोज ये वाला लॉस नहीं होता, इसलिए कैपिटल लॉस होता है। और हम इसमें क्या करते हैं, हम
डेबिट हमारा कम आता है, डेबिट का बैलेंस, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर से गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इतना मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी केस का नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसी केस का सेकंड पार्ट। इसमें क्या होगा, एसेट्स दे रखी है मान लो आपको 15 लाख, लाइबिलिटीज दे रखी है 5 लाख, हमें पैसे देने कितने हैं 10 लाख, लेकिन हमें बता रखा है कि आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो परचेज कंसीडरेशन की फॉर्म में 8 लाख की। कितने की? 8 लाख की। देने हैं 10 लाख, लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं 8 लाख की। 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट होगा ये, क्योंकि रोज रोज नहीं होता। तो इसमें हमारा डेबिट साइड एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड को। तो क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल लाने के लिए हम क्या क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी टेक ओवर की एंट्री फिनिश हो जाएगी। एक बार आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। वेंडर के टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।